हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्क क्या होता है, वर्क के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग वर्क का एक छोटा सा टॉपिक वहां पे छूट गया था पहले वीडियो में, उसके बारे में जान लेते हैं। एक तो हम लोग ने पढ़ा था पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क, तीसरा आपको देख लेते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क कब कहलाएगा? व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और आप जितना आप उसमें फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का अगर डायरेक्शन आपका परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में आपका जो वर्क रहेगा वो क्या कहलाएगा? जीरो वर्क कहलाएगा। जीरो वर्क कैसे कहलाएगा? मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो W इज इक्वल टू होता है एफ डी इंटू कॉस थीटा। बट यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जा रही है? 90 डिग्री आ जा रही है। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है हम लोग को पता है? जीरो होती है। तो अगर कॉस कॉस 90 की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करूं तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ डी कॉस थीटा, मतलब एफ इंटू डी इंटू जीरो इज इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। देन आपका वर्क यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? जीरो। इस तरह से डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो आपका जो वर्क होगा वो जीरो वर्क होगा। सेकंड क्या है कंडीशन कि व्हेन अप्लाइड फोर्स इज जीरो। अगर आप उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट उसकी वैल्यू जीरो है तो पूरा पूरा आपका वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तीसरा टॉपिक है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट आर जीरो। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आप जीरो रखेंगे तो पूरा पूरा वर्क क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। या फिर चौथा टॉपिक हम लोग क्या दे सकते हैं कि आपका अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो है। जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपका वर्क वर्क ही निकल आएगा, है ना। तो उस कंडीशन में भी हम वर्क को जीरो वर्क कह सकते हैं। इस तरह से चार कंडीशन है जीरो वर्क कहने, जीरो वर्क के लिए। पहला है कि आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो आपका जीरो वर्क कहलाएगा। सेकंड, आपका अप्लाइड फोर्स अगर जीरो हो तो आपका जीरो वर्क कहलाएगा। थर्ड, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो वर्क कहलाएगा। और फोर्थ, आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो है तो आपका वर्क जो है जीरो वर्क कहलाएगा। चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जीरो वर्क का एग्जांपल क्या होता है? जैसे कि वी पुश द हार्ड अगेंस्ट ए वॉल, द फोर्स वी एक्सर्ट ऑन वॉल डज नो वर्क बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आप यहाँ पर एक दीवार है उसको इस तरफ से धक्का दे रहे हो बट दीवार जो है अपने पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा, दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। तो आपके द्वारा आप कितना भी बल लगाओ, कितना भी फोर्स लगाओ दीवार में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाएगा? जीरो वर्क, जीरो कार्य, शून्य कार्य कहलाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये आपका जीरो वर्क का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके जस्ट आगे हम लोग एक टॉपिक और देख लेते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क। तो वर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा और मिनिमम वैल्यू कब होगा? यहाँ पर देखो, व्हेन द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज जीरो देन वर्क डन इज मैक्सिमम। कहने का मतलब है कि इफ आप जो है आपका जो एंगल है थीटा उसकी वैल्यू अगर जीरो है तो आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो टोटल निकल के आ जाएगा एफ डी। इस तरह से आपका जो कार्य रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं अगर 0 to 180 डिग्री के बीच जाते हैं, इसमें किसी भी एंगल पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो सबसे ज्यादा वर्क की जो वैल्यू मिल के आती है वह किस में आती है? जीरो में मिल के आती है, क्योंकि जीरो की वैल्यू जो होती है वह 1 होती है, 180 डिग्री की -1 होती है। और इनके बीच की जो वैल्यू होती है वह सब एक से कम, एक से 1 से छोटी ही रहती है। इस कारण से cos जीरो की वैल्यू जो रहती है वह मैक्सिमम रहती है। आगे देख लेते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज 180 डिग्री। अगर आपकी थीटा की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री है तो आपका वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि वहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा? cos 180 डिग्री रखना पड़ेगा। और cos 180 डिग्री वैल्यू होती है -1। इफ अगर आप यहाँ पर -1 रखोगे तो माइनस एफ डी आपका निकलेगा, वर्क की वैल्यू जो नेगेटिव में आएगा, जो सबसे मिनिमम कार्य होगा। इस तरह से हमने देखा कि मैक्सिमम वर्क कब होगा? जब आपके थीटा की वैल्यू जीरो रहेगी। और मिनिमम वर्क कब होगा? जब आपका थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क का जो है वर्क का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे का टॉपिक हम लोग करेंगे एनर्जी। ठीक है, सेकंड टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी की एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे कि उसे हम, मतलब हमारी कितनी क्षमता है, हम किसी भी कार्य को कितने आसानी से कर पा रहे हैं, यह आपका क्या
डिसाइड करेगा, एनर्जी डिसाइड करेगा। मतलब किसी भी कार्य को कर सकने की जो हमारी क्षमता है, हमारी जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो किस में कन्वर्ट होगा, आपके एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस तरह से आपका डेफिनेशन क्या हो जाता है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी कार्य को कर सकने की आपकी जो क्षमता होती है वह आपकी एनर्जी कहलाती है। तो यूनिट देख लेते हो, तो ये सही सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, जिस तरह से हमने कार्य वर्क का वर्क का यूनिट देखा था, उसका भी यूनिट होता था जूल, उसी प्रकार से आपकी एनर्जी की भी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। अब जब वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जूल है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो आपका एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, और जिस तरह से वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी था, उसी प्रकार से एनर्जी भी आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। एनर्जी को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। ठीक है, तो एनर्जी हैज नो डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, देन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कितने टाइप से हो सकता है, वैसे तो एनर्जी बहुत टाइप्स होते हैं, थर्मल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, बट इन टर्म्स ऑफ हम लोग मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस यूनिट में। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल यूनिट, इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल यूनिट आपका जो एनर्जी होता है वो मैकेनिकल एनर्जी आपका दो प्रकार का हो जाएगा, पहला होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मेनली पढ़ेंगे। पहला देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट की गति के कारण से, उसमें मोशन के कारण से उसमें जो एनर्जी डेवलप हो रही है, उसकी क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अगर वो ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में है, तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं कहलाएगी। वो बॉडी जब मोशन में रहेगा, मूविंग कंडीशन में रहेगा, गति में रहेगा, तभी उसकी जो एनर्जी जो है क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन के कारण से एनर्जी। हम देखते हैं फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², दैट मीन्स हाफ mv²। बट ये हाफ mv² आया कैसे, चलो यहाँ पर हम लोग इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, आया कैसे, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड इधर फ्रॉम, मतलब दो तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का निकाल सकते हैं। एक तो कैसे निकाल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में, गति में है, उसको रोकने के लिए हम जो कार्य करेंगे वह हमारा क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में डेवलप हो जाएगा। या फिर अगर कोई बॉडी स्टेट और कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो उस कंडीशन को, रेस्ट कंडीशन को मोशन कंडीशन में लाने के लिए हम उसके ऊपर जो वर्क करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। तो दो तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो है किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, या फिर किसी भी स्टैटिक बॉडी को मूविंग कंडीशन में लाने के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन के, रेस्ट कंडीशन का जो उसको हम मूविंग कंडीशन में ला रहे हैं, उसके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि एक बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है, उसमें मैं ए फोर्स लगा रहा हूँ, जिसके कारण से बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होकर इस पोजीशन में पहुंच गए, और उस पोजीशन पहुंचने के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कैपिटल भी हो गई। यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एस हो गया। तो हम लोग मान के चलते हैं कि एफ इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। अब जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी को आप जितनी वेलोसिटी फोर्स लगाकर जितनी वेलोसिटी उसको क्रिएट करा रहा हो। तीसरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, उस बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक पोजीशन दूसरी पोजीशन जाने में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्थ होता है आपका एक्सीलरेशन, है ना, अगर बॉडी मूविंग कंडीशन में तो उसका एक्सीलरेशन भी वहां पर होगा, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। अब आगे देखो, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर मोशन की इक्वेशन और मोशन के लॉस को यूज करके हम लोगों को इस ड्राइव को इस फॉर्मूले को डिराइव करना। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर फॉर्म द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। दैट मीन्स यहाँ पर v आपका फाइनल वेलोसिटी और u आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। बट जब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप इनिशियल वेलोसिटी के वैल्यू को 0 रख देते हो, तो आपका क्या निकल के आता है लास्ट में, v स्क्वायर इज इक्वल टू बच जाता है 2as, है ना।
बट आगे हम लोगों को एफ इज इक्वल टू एम ए में एक्सीलरेशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू को अलग से निकाल लेता हूँ। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल जाता है, वी स्क्वायर तो उस तरफ था, 2s को मैं उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू निकल जाता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। ठीक है, बट वी नो द रिलेशन, कहाँ से जानते हैं इस रिलेशन को, एफ इज इक्वल टू एम बाई द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन हम लोग को मिला था। अब इस इक्वेशन में मैं इन दोनों एक्सीलरेशन और फोर्स के फॉर्मूले को अगर टोटल वर्क डन के फॉर्मूले में सेटअप करता हूं तो मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, एम इंटू ए रख दिया, इंटू डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा। बट ए की वैल्यू मुझे पता है कितनी मिली है यहाँ पर, तो एम इज इक्वल टू इंटू ए की हो जाएगी आपका वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, और लास्ट में इधर क्या है, एस है। तो ये एस और ये एस जो होता है वह आपका कट जाएगा, एस और एस आपका कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, जहां पर W इज इक्वल टू है 1/2 mv स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे मैंने W लिखा है, सामने में काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं लिखा है, तो इसको मैं काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूँ, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो वर्क रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाने की जो वर्क करना पड़ेगा वही आपके किसके रूप में स्टोर होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। ठीक है, इस तरह से आपका वर्क जो रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी शो करेगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसा लिख लेना, के ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया। अब आगे हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का क्या रिलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है अपना हाफ mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू mv। अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर को कुछ इस तरह से लिख दूं, 1/2 इंटू m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, इसका मतलब ये सेम है, 1/2 mv स्क्वायर यहाँ पर भी है, 1/2 mv स्क्वायर यहाँ पर भी है, बट मैंने m को नीचे लगा दिया और ऊपर m स्क्वायर बना दिया। क्यों, क्योंकि यह mv के फॉर्म में आ गया, और mv किसका फॉर्मूला होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं mv स्क्वायर को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/2 mv का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 mv का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर mv की वैल्यू क्या होती है, p होती है, लीनियर मोमेंटम, तो मैं mv की जगह क्या लिख दूंगा, p लिख दूंगा, तो मेरा क्या निकल कर जाता है, 1/2 m इंटू पी का स्क्वायर आ जाता है। इसको अगर मैं लास्ट में इस रूप में लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका काइनेटिक एनर्जी और ये होता है आपका लीनियर मोमेंटम, दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच रिलेशन पूछा जाए तो इस रिलेशन को आप बता